I am starting this 5S module with two critical insights that challenge common misconceptions about the 5S. Even if you are already practicing 5S, this video may offer you a fresh perspective about the 5S. मैं इस 5S मॉड्यूल की शुरुआत दो महत्वपूर्ण इंसाइट्स के साथ कर रहा हूं जो 5S को लेकर बनी आम गलतफहमियों को दूर करेगी। अगर आप 5S को पहले से ही जानते हैं या अपना रहे हैं, तब भी यह वीडियो आपको 5S के बारे में एक नया दृष्टिकोण जरूर देगा। The first critical insight is this. You might have seen 6S, 7S or even 8S is being promoted by consultants and trainers. Some of them are even very famous. Let me explain this clearly and authentically. 5S is only 5S. Nothing can be added to it, neither fundamentally nor technically. Why I am saying this? Please stay with me till the end of this video to understand the logic behind it. Here is a hint. Safety is an outcome of true 5S. It cannot be a separate S or called as 6S. पहली इंसाइट तो ये है कि आजकल कुछ ट्रेनर और कंसल्टेंट्स 5S में 6S, 7S और यहाँ तक कि 8S भी जोड़ रहे हैं। मैं यहाँ बहुत ही स्पष्ट तरीके से ये कहना चाहूँगा कि 5S केवल 5S है। ना तो इसमें कुछ जोड़ा जा सकता है और ना ही इसके मूल सिद्धांतों या तकनीकी आधार पर इसमें कोई बदलाव किया जा सकता है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, इसको जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। एक छोटा सा हिंट अभी आपको दे दूँ। सेफ्टी सही तरीके से किए गए 5S का परिणाम है, रिजल्ट है। इसलिए ये अलग से कोई 6S नहीं हो सकता। एंड द सेकेंड इम्पॉर्टेंट इंसाइट इज मैनी पीपल बिलीव दैट 5S इज जस्ट हाउसकीपिंग और क्लीनिंग। यस, दे आर वन एस्पेक्ट ऑफ 5S, but 5S is much bigger than cleaning and housekeeping. Here is another hint. 5S is a powerful tool to identify and remove waste. Waste like excess usage of space, searching time, unnecessary motion, etc. etc. So if we think 5S is about brooms and mops, we are missing its real power. और दूसरी महत्वपूर्ण इंसाइट ये है कि बहुत से लोग ये मानते हैं कि 5S सिर्फ हाउसकीपिंग या क्लीनिंग का नाम है। हाँ, ये 5S का हिस्सा जरूर है, लेकिन 5S सिर्फ सफाई और हाउसकीपिंग तक सीमित नहीं है। ये इससे कहीं बड़ा और शक्तिशाली सिस्टम है। यहाँ भी मैं आपको एक हिंट देना चाहूँगा और वो हिंट है 5S एक ऐसा टूल है जो वेस्ट को पहचानने और उसको कम करने में या ख़त्म करने में मदद करता है, जैसे स्पेस का ज़्यादा इस्तेमाल करना, सर्च टाइम, अननेसेसरी मोशन, एक्सेट्रा। इसलिए अगर हमें लगता है कि 5S सिर्फ झाड़ू पोंछे तक ही सीमित है, तो हम 5S की असली शक्ति को कहीं ना कहीं पहचान नहीं पा रहे या मिस कर रहे हैं। इन दिस मॉड्यूल वी विल गो बैक टू the original intent of 5S as it was practiced and understood in Japanese industry. Before we get into the core of 5S, let me briefly share what this video series is all about and its unique features. इस मॉड्यूल में हम 5S को इसके असली और मूल उद्देश्य के साथ समझेंगे, ठीक वैसे ही जैसे जापानी उद्योगों ने इसे समझा और अपनाया। 5S के मूल विषय को शुरू करने से पहले आइए नज़र डालते हैं कि ये वीडियो सीरीज़ किस बारे में है और क्या है इस वीडियो सीरीज़ की अनूठी बात। हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू इन दिस यूनिक वीडियो सीरीज ऑन लीन सिक्स सिग्मा ब्लैक बेल्ट, ग्रीन बेल्ट एंड येलो बेल्ट कोर्स। यस, इट्स एब्सोल्युटली फ्री। लैंग्वेज ऑफ दिस वीडियो will be English, Hindi-English mix. That is, everything will be in English, but for the benefit of my larger audience, some important part will be communicated
in Hindi language also. And the good news is the topics which are being displayed on your screen has been already covered in our previous modules. लीन सिक्स सिग्मा ब्लैक बेल्ट के फ्री कोर्स की इस अनूठी वीडियो सीरीज जिसमें सिक्स सिग्मा ब्लैक बेल्ट और येलो बेल्ट का कोर्स भी शामिल है, में आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। इस वीडियो की भाषा हिंदी इंग्लिश मिक्स रहेगी। अच्छी खबर यह है कि स्क्रीन पर प्रदर्शित किए गए सभी टॉपिक्स को पिछले मॉड्यूल्स में कवर किया जा चुका है। सभी मॉड्यूल्स को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पूरी प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। फॉर द बेनिफिट ऑफ माय ऑडियंस, a short brief about the benefit of this course and how you can obtain a Six Sigma or Lean Six Sigma certificate through us is displayed at the end of this video. मेरे दर्शकों की सुविधा के लिए इस कोर्स के बेनिफिट्स और आप हमसे सिक्स सिग्मा या लीन सिक्स सिग्मा का सर्टिफिकेट कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इसकी संक्षिप्त जानकारी मैंने इस वीडियो के अंत में दी हुई है। I am now displaying the agenda of this module on your screen. मैं आपकी स्क्रीन पर इस मॉड्यूल का एजेंडा प्रदर्शित कर रहा हूँ। 5S are 5 Japanese words. Each starts with letter S. 5S 5 जापानी शब्द हैं जिनकी शुरुआत लेटर S से होती है। And these words are, और ये शब्द हैं, फर्स्ट S is सेरी, second S is seto, third S is seso, fourth S is saikesu, and fifth S is shizuke. Meaningful English words starting with letter S for these 5 Japanese words are, ये जो 5 जापानी शब्द S से शुरू हुए थे उनका नियरेस्ट इंग्लिश वर्ड जो कि S से शुरू होता है वो इस प्रकार है। सेरी मीन्स सॉर्ट और सॉर्टिंग, सेतो मीन्स set in order or systematic arrangement, seso means shine, saikesu means standardize, and shizuke means sustain or self discipline. सॉर्ट को हिंदी में छटनी कह सकते हैं या छाटना कह सकते हैं। सिस्टमेटिक अरेंजमेंट का मतलब है ठीक से व्यवस्थित रूप से लगाना। शाइन का मतलब है चमका देना। स्टैंडर्डाइज का मतलब मानकीकरण, और सस्टेन या सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब है 5S को अनुशासन में लाना। इज देयर एनी ऑर्डर इन विच 5S टू बी अप्लाइड? यस, इफ वी आर इम्प्लीमेंटिंग 5S फर्स्ट टाइम देन वी मस्ट स्टार्ट with first S first and then implement up to 5S in a systematic manner. How? I will explain this later in this video. Please stay with me. प्रश्न ये आता है कि क्या 5S को इसी ऑर्डर में अपनाना चाहिए? तो इसका जवाब है हाँ। अगर आप पहली बार 5S को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो सबसे पहले फर्स्ट S से शुरुआत करनी चाहिए और एक सिस्टमेटिक मैनर में 5S तक पहुंचना चाहिए। कैसे? I will explain this later in this video. Please stay with me. You might have noticed that cleaning, that is shine or say so, is only one of the S in total 5S system. Hence, 5S is not just cleaning. आपने ये नोट किया होगा कि क्लीनिंग यानी कि चमकाना या शाइन 5S का सिर्फ एक S है, इसलिए 5S का मतलब सिर्फ साफ सफाई नहीं है। मोर ओवर 5S क्लीनिंग इज डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल क्लीनिंग। इसके अलावा 5S में जो क्लीनिंग की जाती है वो नॉर्मल क्लीनिंग से हटकर है। इन 5S क्लीनिंग मीन्स ऑल्सो द इंस्पेक्शन। इट हेल्प्स अस टू एक्सपोज एबनॉर्मेलिटीज विच सपोर्ट्स द फर्स्ट स्टेप ऑफ JH पिलर ऑफ TPM. JH is a Japanese term जिशु होजेन विच मीन्स सेल्फ और ऑटोनोमस मेंटेनेंस। 5S में क्लीनिंग का मतलब इंस्पेक्शन भी है और 5S की जो क्लीनिंग है वो एबनॉर्मलिटीज को बाहर निकालने में मदद करती है, जो कि TPM के एक पिलर JH के फर्स्ट स्टेप को सपोर्ट करती है। JH का मतलब है जिशु होजेन, जिसका इंग्लिश इक्विवेलेंट अर्थ है सेल्फ
या autonomous maintenance. Let us now understand what is 5S and what is its purpose. तो अब एक बार जल्दी से समझ लेते हैं 5S क्या होता है और इसका उद्देश्य यानी पर्पस क्या है. 5S is a systematic Japanese workplace lean management methodology or framework focused on organizing, standardization, and self-discipline to expose and act on abnormalities so as to reduce waste, save cost, and improve safety, quality, productivity, workplace efficiency, and culture. That is changing the mindset. How I will explain it in detail during the discussion of each S of 5S. 5S abnormalities को एक्सपोज करने की और उस पर काम करने की एक जापानीज लीन मेथोडोलॉजी है जिसका फोकस ऑर्गेनाइजिंग, स्टैंडर्डाइजेशन और सेल्फ डिसिप्लिन है जो कि वेस्ट को रिड्यूस करती है, कॉस्ट को बचाती है, सेफ्टी, क्वालिटी, प्रोडक्टिविटी, वर्कप्लेस एफिशिएंसी एंड कल्चर को इम्प्रूव करती है. और 5S इन सब को कैसे इम्प्रूव करती है इसकी विस्तार से चर्चा मैं जब 5S के हर S के बारे में बता रहा हूँगा उस दौरान करूँगा. बिफोर आई कवर ईच S of 5S in detail, let me quickly tell you about the history of 5S. इससे पहले कि मैं 5S के हर S की विस्तार पूर्वक चर्चा करूँ, जल्दी से 5S की हिस्ट्री के बारे में आपको बता देता हूँ. 5S was not developed by any individual. 5S को किसी व्यक्ति ने डेवलप नहीं किया. It evolved from Japanese industrial practices which existed even before 1950s and was later systemized by Toyota under the Toyota Production System, which is also called as TPS, around 1950s. 5S जापानीज इंडस्ट्रियल प्रैक्टिसेस के दौरान इवॉल्व हुआ जो कि 1950 से पहले भी एग्जिस्ट करता था, लेकिन इसको सिस्टमाइज तरीके से टोयोटा ने अपने टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम यानी टीपीएस के दौरान 1950s के आसपास अपनाया या सिस्टमाइज किया. ताइची ओनो, द फादर ऑफ टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम, एंड शिग्यो शिंगो actively practiced and strongly promoted 5S as part of TPS during the 1950s to 1970s era. ताइची ओनो, जिनको टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम का फादर कहा जाता है, और शिग्यो शिंगो ने 5S को ना सिर्फ एक्टिवली प्रैक्टिस किया बल्कि इसको टीपीएस के दौरान बहुत जोरदार तरीके से प्रमोट किया. शिग्यो शिंगो also gave the concept of pokayoke and changed bakayoke to pokayoke. I will cover pokayoke in one of the subsequent module of this video series. शिग्यो शिंगो ने पोकायोके का सिद्धांत दिया और बाकायोके को पोकायोके में चेंज किया. पोकायोके की विस्तार पूर्वक चर्चा मैं इस वीडियो सीरीज के भविष्य में आने वाले मॉड्यूल में जरूर करूँगा. Let me also reveal how 5S was formalized and introduced to the world. एक बार मैं जल्दी से ये भी बता दूं कि 5S के बारे में दुनिया को कैसे पता लगा. ताकाशी ओसादा, who was a Japanese industrial engineer and consultant, and Hirano-san, a lean author and management consultant, who was also from Japan, gave 5S a global voice. They played a key role in documenting, explaining एंड स्प्रेडिंग 5S ग्लोबली. ताकाशी ओसादा, जो कि एक जापानीज इंडस्ट्रियल इंजीनियर और कंसल्टेंट थे, और हिरानो-सान ने 5S को एक ग्लोबल वॉइस दी. जी को जापानीज में सान कहा जाता है, तो हिरानो-सान का मतलब है हिरानो जी. उन दोनों ने ही 5S को डॉक्यूमेंट किया, एक्सप्लेन किया और दुनिया भर में उसको प्रसारित या प्रचारित किया. दे बोथ पब्लिश्ड बुक्स ऑन 5S separately in 1990s in English language. When I am saying separately, that means Osada-san has written his own book and Hirano-san has written his own book.
इन दोनों ने 1990s में अपनी अपनी 5S को लेकर इंग्लिश में किताब जारी की. Please go through about their brief contribution in spreading 5S globally in next 4 slides without my background commentary. हिरानो-सान और ओसादा-सान का 5S को दुनिया तक पहुंचाने के बारे में कंट्रीब्यूशन जानने के लिए 4 स्लाइड्स को ध्यानपूर्वक देख लीजिए, पढ़ लीजिए. It's time to understand 5S step by step and in detail. तो अब समय है 5S को स्टेप बाय स्टेप और डिटेल में जानने का. सो फर्स्ट एस फर्स्ट, तो सबसे पहले फर्स्ट एस को ले लेते हैं. फर्स्ट एस इज सेरी विच मीन्स सॉर्टिंग. तो पहला एस है सेरी, जिसका मतलब है छटनी करना. एंड व्हाट इज दिस सॉर्टिंग अबाउट? द सॉर्टिंग इज टू आइडेंटिफाई व्हाट इज नीडेड एंड व्हाट इज नॉट नीडेड. That means necessary and unnecessary things at that place. और ये छटनी किसकी करनी है? और ये छटनी करनी है इस जगह पर क्या चीज चाहिए और क्या नहीं चाहिए, क्या आवश्यक है और क्या नहीं आवश्यक है. During sorting, also identify those things which are needed but need major repair or which are in excess unnecessarily. जब आप सॉर्टिंग कर रहे हैं तो उन चीज़ों को भी छांटिए जिनकी ज़रूरत तो है पर उनको रिपेयर की आवश्यकता है, और उन चीज़ों को भी छांटिए जो कि अनावश्यक तरीके से ज़रूरत से ज़्यादा इकट्ठी की हुई हैं. इट कैन बी एनीथिंग, ये कुछ भी हो सकती हैं. पेपर्स, फाइल्स, रैक्स, फर्नीचर, टूल्स, जिग्स, फिक्चर्स, मशीन, इक्विपमेंट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. This list is very long depending on the area where you want to implement the 5S. और ये लिस्ट बहुत लंबी है और ये डिपेंड करती है कि आप 5S कहाँ पर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं. What after sorting? सॉर्टिंग के बाद करना क्या है? After sorting, dispose of the unnecessary things या unnecessary items. तो सॉर्टिंग के बाद क्या करना है? जो unnecessary items हैं उनको dispose of करना है. Just remember, disposing of does not mean immediately throwing it or selling it. And the logic is what I don't need or what is unnecessary for me can be needed by somebody else, or it is necessary for some other person. In this way, it can save a huge cost for the organization. Dispose of करने का मतलब ये नहीं है कि जल्दी से उसको फेंक दीजिए या उसको बेच दीजिए. और इसका लॉजिक ये है कि जिस चीज़ की ज़रूरत मेरे को नहीं है या जिस चीज़ की मेरे को आवश्यकता नहीं है वो दूसरे को आवश्यकता हो या वो उसकी ज़रूरत हो, तो मेरी नॉट नीडेड थिंग्स किसी के लिए नीडेड थिंग बन सकती है. और इस तरह वन ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को बहुत सारी कॉस्ट सेविंग करके दे सकती है. सो इट ऑटोमेटिकली लीड्स अस टू that we have to review before throwing, scrapping or selling anything which is not needed. तो ये हमें ऑटोमेटिकली ये इशारा करती है किसी नॉट नीडेड या अनावश्यक चीज़ को बेचने, स्क्रैप करने या फेंकने से पहले उसका रिव्यू करना जरूरी है. एंड रिव्यू माइट लीड टू अ डिसीजन दैट दिस थिंग कैन बी यूज्ड आफ्टर रिपेयर, कैन बी गिवन टू somebody who actually needs it or move to some other area, etc. etc. और रिव्यू करने के बाद हमारे डिसीजन बदल सकते हैं, जैसे कि इस चीज़ का इस्तेमाल रिपेयर करके किया जा सकता है, इसे किसी को दिया जा सकता है जिसको इसकी ज़रूरत है, या इसको दूसरे एरिया में मूव कर देना चाहिए, इत्यादि इत्यादि. ड्यूरिंग वनस एक्टिविटी सम आइटम्स और थिंग्स which may be found as not needed or unnecessary or in excess or unsafe at that place are shown in the example of this slide. Kindly note that the excess things and the things which need major repair or which are not working will be part of not needed things during 1S activity.
तो ये नॉट नीडेड थिंग्स क्या हो सकती हैं, इसका उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि इस लिस्ट में वो चीज़ें भी आएंगी जिनको मेजर रिपेयर की ज़रूरत है, या जो ख़राब पड़ी हैं, या जो हमारे पास एक्सेस में है। In case of 1S activity at workplace, these unnecessary things can be 1S के workplace के संदर्भ में ये unnecessary things इस प्रकार हो सकती हैं: फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक आइटम, पेपर, फाइल्स, टूल, इक्विपमेंट, फिक्चर्स, machines, trolleys, stationery items, excess light, unsafe conditions. I hope you are understanding why safety is a integral part of 5S system. अब तो आपको समझ में आ रहा होगा ना, सेफ्टी अलग से कोई 6S नहीं हो सकता, वो 5S का ही अभिन्न अंग है। और ये लिस्ट बहुत लंबी हो सकती है। Such a list can be very long. And in case of home or society, such not needed things can be, और अगर हम 1S अपने घर या सोसाइटी में कर रहे हैं तो ये नॉट नीडेड या अनावश्यक चीज़ें इस प्रकार से निकल सकती हैं: क्लोथ्स, बेडशीट्स, यूटेंसिल्स, इक्विपमेंट, फर्नीचर, अप्लायंसेस, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, स्टेशनरी आइटम्स, फाइल्स, पेपर्स, बुक्स, अनसेफ कंडीशंस, etc., etc. If we implement 1S even in our home or in our society, this list can be very long. अगर हम 5S का इस्तेमाल अपने घर या सोसाइटी में कर रहे हैं तो भी इस प्रकार की लिस्ट बहुत लंबी बन सकती है। Once we have identified what things are needed and what are not needed, we will record the non-needed things and categorize them for disposition, either by putting a red tag or red sticker, or by making a list of such items or such things, or both. I will explain the red tag immediately after finishing this topic. एक बार हमने आवश्यक और अनावश्यक चीज़ों को छांट लिया तो अब हम अनावश्यक चीज़ों को रिकॉर्ड कर लेंगे और उनको डिस्पोजिशन के लिए कैटेगराइज कर देंगे। और डिस्पोजिशन की रिकॉर्डिंग करने के लिए हम रेड टैग, रेड स्टिकर या एक लिस्ट का सहारा ले सकते हैं। इस टॉपिक के तुरंत बाद ही मैं आपको रेड टैग के बारे में बताऊंगा। सम सच कैटेगरीज फॉर डिस्पोजिशन कैन बी, और डिस्पोजिशन की ये कैटेगरी इस प्रकार हो सकती हैं: आइटम इज इन गुड कंडीशन but it is excess with us, now we don't need it. It can be sold to someone to earn money or can be donated. आइटम बहुत अच्छी अवस्था में है पर हमारे पास एक्सेस है जिसकी अभी हमें आवश्यकता नहीं है, तो इसको या तो सेल किया जा सकता है या किसी को डोनेट किया जा सकता है। It was taken from somebody and needs to be returned. ये आइटम किसी से लिया था, अब इसको वापस कर देना चाहिए। It can be used after repair. इसको रिपेयर के बाद यूज किया जा सकता है। It has to be moved to some other area because it is not needed at this place. इसको दूसरे एरिया में भेज देना चाहिए क्योंकि इस प्लेस पर इसकी जरूरत नहीं है या इस प्लेस पर ये अनावश्यक है। It has to be scrapped, unnecessary occupying space, or it is obsolete, or it is defective. इसको बेच देना चाहिए क्योंकि ये तो खामा-खा जगह को घेर रहा है, या ये ऑब्सलीट हो चुका है, या ये डिफेक्टिव है। इट नीड्स इमीडिएट अटेंशन और रिपेयर फ्रॉम द सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू। सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से इसको इमीडिएट अटेंशन या रिपेयर की आवश्यकता है। इट कैन बी पुट टू अनदर यूज बट एज ऑफ नाउ आवर डिसीजन इज टू मूव इट फ्रॉम दिस एरिया। इसको किसी और काम में लाया जा सकता है पर अभी इसको हमारे एरिया से मूव कर देना चाहिए। और the approval is needed for disposition of this item. We are not the right authority to dispose it of or take decision of disposition. और या इसके डिस्पोजिशन के लिए हमें किसी से अप्रूवल की जरूरत पड़ेगी क्योंकि हम अपनी मर्जी से इसका डिस्पोजिशन नहीं कर सकते। नाउ लेट मी एक्सप्लेन अबाउट द रेड टैग और रेड स्टिकर। तो अब एक बार मैं आपको रेड टैग और रेड स्टिकर के बारे में जानकारी दे देता हूँ। रेड टैग कंसेप्ट वाज गिवन बाय हिरानो-सान।
हिरानो सान या हिरानो जी ने रेड टैग का कंसेप्ट दिया था. It is recommended in manufacturing industries and at bigger places of work. I will suggest you to use red tag wherever possible because it acts as a visual control to clearly distinguish between needed and not needed, that is necessary and unnecessary items or things. मैं आपको सलाह दूंगा कि जहाँ पर भी पॉसिबल है रेड टैग को इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि ये आवश्यक और अनावश्यक चीज़ों की पहचान करने में एक विजुअल टूल की तरह बहुत मददगार साबित होता है. इफ़ यू आर इम्प्लीमेंटिंग रेड टैग देन इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट वेयर रेड टैग कैन नॉट बी प्लेस्ड वी कैन यूज़ स्टिकर्स. अगर आप 1S का इम्प्लीमेंटेशन रेड टैग के द्वारा कर रहे हैं तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जहाँ पर रेड टैग नहीं लगाया जा सकता वहाँ पर आप रेड स्टिकर का इस्तेमाल कर सकते हैं. रेड टैग एंड रेड स्टिकर्स मस्ट हैव सीरियल नंबर टू इंश्योर ट्रेसेबिलिटी. अगर आप रेड टैग और रेड स्टिकर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये भी ध्यान रखिएगा कि उनके ऊपर सीरियल नंबर हो ताकि ट्रेसेबिलिटी को इंश्योर किया जा सके. फॉर दोज प्लेसेस वेयर रेड टैग इज नॉट feasible or practical or advisable or not possible, list of not needed things to be made in a format. This list must also be made if red tag or red stickers are used by mentioning their serial number. जिन जगहों पर रेड टैग का इस्तेमाल करना फिजिबल नहीं है या प्रैक्टिकल नहीं है या पॉसिबल नहीं है या एडवाइजेबल नहीं है, वहाँ पर नॉट नीडेड आइटम्स की लिस्ट को एक फॉर्मेट में ज़रूर तैयार करना चाहिए. ये लिस्ट तब भी तैयार होगी जहाँ आपने रेड टैग या रेड स्टिकर इस्तेमाल किए हैं और इस लिस्ट में रेड टैग और रेड स्टिकर्स का सीरियल नंबर ज़रूर मेंशन किया जाएगा. आई विल एक्सप्लेन अबाउट द फॉर्मेट ऑफ सच अ लिस्ट ऑफ नॉट नीडेड आइटम्स इन जस्ट फ्यू सेकेंड्स. मैं अनावश्यक चीज़ों की लिस्ट बनाने का फॉर्मेट बहुत ही जल्दी आपको एक्सप्लेन करूँगा. यू कैन सी रेड टैग and red sticker on your screen. The format of red tag and red sticker is tentative. Modify it according to your need and according to the focus area selected for 5S activity. आप अपनी स्क्रीन पर रेड टैग और रेड स्टिकर को देख सकते हैं, बट ये बताना ज़रूरी है कि ये फॉर्मेट टेंटेटिव है और इसको आप अपनी आवश्यकता के अनुसार और कहाँ पर आप 5S को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं उसको ध्यान में रखकर मॉडिफाई कर सकते हैं या कर लीजिएगा. दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ फॉर्मेट इन विच नॉट नीडेड थिंग्स शुड बी नोटेड, रिकॉर्डेड एंड कंपाइल्ड. एक फॉर्मेट का उदाहरण दे रहा हूँ जिसमें आप अनावश्यक चीज़ों को नोट कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं और कंपाइल कर सकते हैं. प्लीज़ नोट दैट even before discarding, scrapping or selling or donating, note down all not needed things in this format and write their disposition action against them. If red tags could not be put because of any reasons, then all these unnecessary or not needed things must be recorded in the format. If red tag or red sticker is used, its serial number must be entered in this format. यहाँ एक बात ज़रूर बताना चाहूँगा कि अगर आप किसी चीज़ को डिस्कार्ड कर रहे हैं या बेच रहे हैं या स्क्रैप कर रहे हैं या डोनेट कर रहे हैं, फिर भी ऐसा करने से पहले उन सभी चीज़ों को इस फॉर्मेट में रिकॉर्ड करना ज़रूरी है और उनके आगे उनका डिस्पोजिशन एक्शन लिखना ज़रूरी है. अगर किसी वजह से रेड टैग या रेड स्टिकर को नहीं लगाया गया है या नहीं लगाया जा सकता तो ऐसी सभी अनावश्यक आइटम्स को इस फॉर्मेट में रिकॉर्ड कर देना चाहिए. अगर आपने रेड टैग या रेड स्टिकर का इस्तेमाल किया है तो उसका सीरियल नंबर भी इस फॉर्मेट में आना चाहिए. आफ्टर फिलिंग द अप्रोप्रिएट फील्ड्स ऑफ दिस फॉर्मेट, दोज आइटम्स विच कैन बी फिजिकली मूव्ड should be moved to a red tag area
Where red tag area is not possible, try to move it to other suitable area for doing the next step, that is 2S. But please don't dump your unnecessary things in others area. इस फॉर्मेट में अप्रोप्रिएट फील्ड्स को भरने के बाद वो आइटम्स जिनको फिजिकली मूव करना पॉसिबल है उनको रेड टैग एरिया में मूव कर देना चाहिए, और अगर किसी कारणवश रेड टैग एरिया बनाना मुश्किल है तो किसी सूटेबल एरिया में इसको ट्रांसफ़र कर देना चाहिए। बट अपना घर का सामान दूसरे के घर में नहीं डालना है, पता चला हमने अपनी अनावश्यक चीज़ें दूसरे के यहाँ डंप कर दें, प्लीज़ ऐसा मत कीजिएगा। दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ रेड टैग एरिया एंड दिस एग्जाम्पल इज़ फ्रॉम अ वेरी स्मॉल कंपनी। मैं आपके सामने एक रेड टैग एरिया का उदाहरण प्रस्तुत कर रहा हूँ और ये एग्जाम्पल एक बहुत छोटी कंपनी का है। इन इंडस्ट्रीज एंड ऑफिसेस I will recommend that such a format, when I say format means filled format, should be visible to other areas also, so that if something is needed by others, they can take those things from you. Needed by others, not needed by you. इंडस्ट्रीज में और ऑफिसेस में मेरी सलाह ये होगी कि इस प्रकार के फॉर्मेट को ऐसा बनाना चाहिए या ऐसा करना चाहिए जिससे दूसरे एरिया के लोग भी इस भरे हुए फॉर्मेट को देख पाएँ, ताकि कोई चीज़ जो आपके लिए अनावश्यक है और दूसरों के लिए आवश्यक है तो वो जानकारी दूसरे लोग इस फॉर्मेट के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। एंड द लास्ट स्टेप ऑफ 1S, दैट इज सेरी और सॉर्टिंग, इज टू मॉनिटर एंड रिव्यू दिस फॉर्मेट रेगुलरली। तो 1S का अंतिम स्टेप ये है कि जो फॉर्मेट आपने भरा है उसको रेगुलरली मॉनिटर और रिव्यू करते रहना चाहिए। रिमूव रेड टैग आफ्टर डिस्पोजिशन एंड add new red tags or new items to this list based on your 1S regular activities as defined by you in 4th S, that is SYKSU, which means standardization. In short, this format is a dynamic format, not a static format or one-time format. और जैसे ही आप किसी आइटम को डिस्पोज कर देते हैं तो उस पे से रेड टैग हटा देना चाहिए, और अगर आपके 1S की रेगुलर एक्टिविटी के दौरान नई रेड टैग आइटम्स आती हैं या नई अनावश्यक चीज़ें आती हैं तो उसको फॉर्मेट में एंट्री कर देना चाहिए। और ये जो रेगुलर एक्टिविटी आप 1S की करेंगे इसको आप 4th S में डिफाइन करेंगे। 4th S क्या होता है? साइकेसु, जिसको हम जल्दी ही इस वीडियो में समझेंगे, सीखेंगे। तो ये जो फॉर्मेट हमने भरा था ना, ये डायनेमिक है, ना कि एक बार कर दिया फिर भूल जाओ। सो व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ 1S, दैट इज सेरी और सॉर्टिंग। तो 1S यानी सेरी या सॉर्टिंग के क्या फ़ायदे हैं? एंड द बेनिफिट्स आर, और फ़ायदे इस प्रकार हैं: स्पेस सेविंग, मनी अर्नड बाय सेलिंग द नॉट नीडेड आइटम्स, नॉट नीडेड आइटम्स को बेचकर पैसा अर्जित हुआ। ह्यूज कॉस्ट सेविंग फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन को बहुत सारी कॉस्ट सेविंग करके देना। सेफर वर्क प्लेस, हाउ? बाय फोकसिंग ऑन अनसेफ कंडीशंस। इन 1S, अनसेफ कंडीशंस आर ट्रीटेड एज नॉट नीडेड थिंग्स। वर्क प्लेस को सुरक्षित करना, क्योंकि 1S के दौरान हम अनसेफ कंडीशंस का भी ध्यान रखते हैं और उनको भी हम नॉट नीडेड आइटम्स की तरह ट्रीट करते हैं। One very important thing, don't forget to capture the photographs or video, preferably photograph, of the area before moving the items to red tag area or disposing them. If possible, please put dates on those photographs. एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, अनावश्यक चीज़ों को दूसरे एरिया में मूव करने से पहले या डिस्पोज ऑफ करने से पहले फ़ोटोग्राफ ज़रूर खींच लीजिएगा। हो सके तो फोटोग्राफ पे डेट भी डाल दीजिएगा। यू कैन यूज अ फिक्स्ड पॉइंट फोटोग्राफी टू शो केस वॉट वॉज बिफोर एंड वॉट इज आफ्टर। फोटोग्राफी के लिए आप फिक्स्ड पॉइंट फोटोग्राफिक टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपको बिफोर और आफ्टर को शोकेस करने में बहुत मदद मिलेगी। इट्स टाइम
to move to the second S, that is सेतों, which means set in order और systematic arrangement. और अब समय है सेकंड एस यानी सेतों को समझने का, जिसका मतलब है चीजों की ठीक से व्यवस्था करना. आफ्टर वन एस वी शुड आइडली बी लेफ्ट विद व्हाट इज नीडेड एट आवर प्लेस. अगर हमने वन एस ठीक से किया है तो उसके बाद हमारे पास सिर्फ वो चीजें रह जाएंगी जो हमारे लिए आवश्यक हैं. एक्सेप्शन कैन बी बल्कि आइटम्स which will take time to remove from that place, but those items should be clearly identified using a red tag or any appropriate technique. सिर्फ वो आइटम रह सकती हैं जो कि बल्कि हैं और जिनको अभी मूव करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर वो आइटम रह जाती हैं तो भी आप उनको रेड टैग या कोई सुटेबल टेक्निक्स के द्वारा आइडेंटिफाई जरूर कर दीजिएगा. Now in 2S, we have to systematically arrange those things which were needed or which are needed at that place. तो हम 2S में करेंगे क्या? हम 2S में उन चीज़ों की व्यवस्था करेंगे जो कि इस प्लेस पर आवश्यक थी. In order to know what activities should be carried out in 2S, it is important to know its main purpose. 2S में क्या एक्टिविटीज़, क्या गतिविधियाँ करनी चाहिए, इसको जानने के लिए इसका उद्देश्य या इसका पर्पस को समझना जरूरी है. एंड द मेन पर्पस ऑफ 2S इज, और इसका उद्देश्य ये है कि रिड्यूस और एलिमिनेट सर्च टाइम फॉर सेल्फ एंड अदर्स. सर्च टाइम को कम करना अपने लिए और दूसरों के लिए भी. इंश्योर दैट एनीवन कैन फाइंड, यूज एंड रिटर्न एन आइटम, ऑफ कोर्स विच इज नॉट कॉन्फिडेंशियल, क्विकली एंड करेक्टली. और इस बात को इंश्योर करना कि कोई भी आइटम को जल्दी से जल्दी और करेक्टली फाइंड कर सकता है और रिटर्न कर सकता है. बट ध्यान रखिएगा, कोई भी यूज़ कर सकता का मतलब ये नहीं है कि कॉन्फिडेंशियल चीज़ों को भी यूज़ कर सकता है. कॉन्फिडेंशियल चीज़ें कॉन्फिडेंशियल ही रहेंगी. उनका कंट्रोल ये है कि उनको यूज़ नहीं कर सकता. एंड फॉर द कॉन्फिडेंशियलिटी द रूल विल चेंज. दैट मीन्स nobody else can access or use that thing. Toyota uses this principle. Anyone should be able to find, use and return what they need immediately without asking. Of course, Toyota will be also following the confidentiality clause. Toyota एक प्रिंसिपल का इस्तेमाल करता है और उसका वो प्रिंसिपल ये है कि कोई भी आसानी से चीज़ को ढूंढ पाए, यूज़ कर पाए और रिटर्न कर पाए, और वो भी बिना किसी की सहायता लिए. इन दिस कॉन्टेक्स्ट आई एम टेलिंग यू अ लिटिल बिट एक्स्ट्रा, एंड दैट इज इफ समथिंग इज मिसिंग और मिसप्लेस्ड इट शुड बी ऑब्वियस एट अ ग्लांस. इन ऑर्डर टू डू इट आई विल सजेस्ट ट्राई टू डू पोकायोके बाय अ विजुअल कंट्रोल वेर एवर पॉसिबल. मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा जा रहा हूँ. अगर कोई चीज़ मिसिंग है या एक्स्ट्रा है तो देखकर ही पता चल जाना चाहिए, और इसको करने के लिए मैं आपको विजुअल पोकायोके करने की सलाह दूंगा. वेर एवर पॉसिबल ट्राई टू फॉलो, जहाँ भी संभव है इस चीज़ को फॉलो करने की कोशिश कीजिए. राइट आइटम एट द राइट प्लेस इन द राइट क्वांटिटी, राइट ओरिएंटेशन. दैट इज 4R. द पिक्चर ऑन द राइट हैंड बॉटम साइड ऑफ दिस स्लाइड डेमोन्स्ट्रेट्स 2S. इस स्लाइड में जो राइट हैंड पर नीचे की तरफ एक मैंने चित्र लगाया है वो 2S को डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है. इन दिस एग्जाम्पल अ शैडो बोर्ड इज मेड फॉर टूल्स. इफ एन आइटम इज मिसिंग इट विल बी immediately noticed because of its shadow drawn on this board, and this shadow will also help us or others to return the item to its right place. इस एग्जाम्पल में टूल्स को रखने का एक शेडो बोर्ड दिखाया गया है. अगर कोई आइटम वहाँ से मिसिंग होगी तो हमें एकदम पता चल जाएगा क्योंकि इसकी छाया या उसकी शेडो उस बोर्ड पर बना दी गई है. ये शेडो या छाया आइटम को काम करने के बाद सही जगह पर रिटर्न करने के लिए भी हमारी और दूसरों की सहायता करेगी. दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ 2S इन ऑफिस
to find, use and return the items easily. ये एक ऑफिस में 2S का एग्जाम्पल है जिसमें आइटम्स को easily फाइंड किया जा सकता है और रिटर्न किया जा सकता है. Both the examples which I have shared with you still have scope of improvement. But 5S is a continuous activity and not a one day task. ये दोनों उदाहरण जो मैंने आपके सामने प्रस्तुत किए हैं इनमें अभी भी स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है, बट 5S कंटिन्यूस एक्टिविटी है, ना कि एक दिन का टास्क. वी शुड रिकॉर्ड बिफोर एंड आफ्टर ईच टाइम एन इम्प्रूवमेंट इज मेड बाय टेकिंग पिक्चर्स wherever applicable or wherever feasible, so as to demonstrate continuous improvement of our area. This is applicable for all the S of 5S, not only for 2S. जब भी कोई इम्प्रूवमेंट किया जाए तो कोशिश कीजिए बिफोर एंड आफ्टर को पिक्चर के द्वारा कैप्चर कीजिए ताकि आप 5S के कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट को डेमोन्स्ट्रेट कर सकें. ये सिर्फ 2S के लिए नहीं कह रहा हूँ, 5S के सभी S के लिए कह रहा हूँ. जब भी कोई इम्प्रूवमेंट किया जाए तो उसको रिकॉर्ड कर लीजिए, कोशिश कीजिए पिक्चर के द्वारा. आई विल रिकमेंड फ्यू गाइडलाइंस फॉर इम्प्लीमेंटिंग 2S इन योर एरिया. 2S को आपके एरिया में इम्प्लीमेंट करने के लिए मैं कुछ गाइडलाइंस दे रहा हूँ. प्रॉपरली लेबल द आइटम्स. तो पहला तो ये है कि आप आइटम्स को प्रॉपरली लेबल करें. फॉर एग्जाम्पल फाइल्स, टूल्स, फिक्चर्स, जिग्स, इक्विपमेंट, machines, etc. etc. Create place for everything. When I say everything means needed things and put everything on its place. हर आवश्यक चीज की जगह हो और हर आवश्यक चीज अपनी जगह पर हो. Try to find a visual way to retrieve the item fast. Please refer to my previous example. आइटम को जल्दी से जल्दी ढूंढा जा सके उसके लिए कोशिश कीजिए कोई विजुअल सिस्टम हो. मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको विजुअल सिस्टम के 2 उदाहरण प्रस्तुत किए थे. एंड फ्रॉम द लीन पॉइंट ऑफ व्यू इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट फ्रीक्वेंट यूज आइटम्स शुड बी क्लोजेस्ट सो एज टू सेव द सर्च टाइम और सेव द अननेसेसरी मोशन. और लीन के पॉइंट ऑफ व्यू से एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिन चीज़ की आवश्यकता सबसे ज़्यादा पड़ती है उनका प्लेसमेंट नज़दीक में हो ताकि सर्च टाइम बचे और अननेसेसरी मूवमेंट ना हो. ट्राई टू कंट्रोल मिसिंग आइटम एंड मैक्सिमम लिमिट ऑफ एन आइटम बाय सम विजुअल कंट्रोल सिस्टम. फॉर इट यू कैन यूज़ द कंसेप्ट ऑफ 3C. मिसिंग आइटम पता चल जाए और आइटम मैक्सिमम लिमिट से ज़्यादा ना आ पाए उसके लिए कोशिश कीजिए विजुअल सिस्टम लगाइए. जब मैं कहता हूँ कोशिश कीजिए मतलब जहाँ संभव हो, और इसके लिए आप 3C कंसेप्ट का यूज़ कर सकते हैं. 3C इज़ ए वेरी पावरफुल कंसेप्ट विच मीन्स कॉन्टैक्ट फ्री, काउंट फ्री एंड क्लीन. For more details about the 3C concept, you can contact us on our WhatsApp number. 3C बहुत ही पावरफुल कंसेप्ट है जिसका मतलब है चीज़ें कॉन्टैक्ट फ्री हों, काउंट फ्री हों और क्लीन हों. 3C के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे WhatsApp नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं. मैं आपके सामने 2S एक्टिविटी के कुछ बेनिफिट प्रदर्शित कर रहा हूँ. Here are some of the benefits of 2S activities. Place for everything and everything on its place. हर चीज़ की जगह है और हर चीज़ अपनी जगह पर है. Reduced search time which is very important for Lean. चीज़ों को ढूंढने में टाइम कम लगेगा जो Lean का एक बहुत important objective है. Reduced motion of an activity which is also very important for Lean. एक्टिविटी को करने के लिए कम मूवमेंट करना होगा जो कि लीन का एक और ऑब्जेक्टिव है. एंड इम्प्रूव्ड प्रोडक्टिविटी, इम्प्रूव्ड एफिशिएंसी एक्सेट्रा एक्सेट्रा. और प्रोडक्टिविटी में इजाफा, एफिशिएंसी में इजाफा इत्यादि इत्यादि. जस्ट अ रिमाइंडर, डोंट फॉरगेट टू कैप्चर बिफोर एंड आफ्टर ऑफ द एरिया wherever possible through a fixed point photography. Before and after should be done for all the S, not only 2S.
एक रिमाइंडर आपको दे रहा हूँ कि आप 2S एक्टिविटीज़ के दौरान भी बिफोर एंड आफ्टर का फोटोग्राफ कैप्चर करना ना भूलें। उन फोटोग्राफ पे जहाँ तक संभव हो डेट्स आए, और ये डेट्स और ये फोटोग्राफ आपको 2S का बिफोर एंड आफ्टर को शोकेस करने में बहुत मदद करेगा। ये नहीं है कि सिर्फ आप 2S के लिए बिफोर एंड आफ्टर करें, आपको बिफोर एंड आफ्टर सभी S के लिए करना चाहिए। आई एम शेयरिंग विद यू वर्ल्ड क्लास बेंचमार्क ऑफ जापानीज स्टैंडर्ड फॉर रिट्रीवल टाइम। मैं आपकी स्क्रीन पर रिट्रीवल टाइम के लिए वर्ल्ड क्लास जापानीज स्टैंडर्ड को प्रस्तुत कर रहा हूँ। आई विल सजेस्ट दैट फर्स्ट यू शुड अटेम्प्ट योर ओन बेंचमार्क or your own target for 2S before you try to achieve world-class benchmark or Toyota benchmark. Such benchmarks are set and achieved after practicing 5S for 20-30 years. मेरी सलाह रहेगी कि इस वर्ल्ड क्लास बेंचमार्क को अटेम्प्ट करने से पहले आप पहले खुद का डिसाइड किया हुआ 2S का बेंचमार्क या टारगेट अचीव करने की कोशिश कीजिए। ये बेंचमार्क 5S को 20-30 साल तक प्रैक्टिस करने के बाद अचीव किए गए हैं। दिस इज द प्लेसमेंट गाइडलाइंस बेस्ड ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ यूज। मॉडिफाई इट अकॉर्डिंग टू द फोकस एरिया यू सेलेक्टेड फॉर 5S एक्टिविटी। ये किसी आइटम की फ्रीक्वेंसी ऑफ यूज के आधार पर बनी प्लेसमेंट की गाइडलाइंस हैं। ये गाइडलाइंस को आप जिस एरिया को आपने 5S के लिए टारगेट किया है उस एरिया के हिसाब से मॉडिफाई कर लीजिए। नाउ कमिंग टू 3S, दैट इज से सो और शाइन। तो अब चलते हैं 3rd S की तरफ, जो कि है से सो या शाइन या चमकाना। से सो मीन्स क्लीन थॉरोली द नीडेड थिंग्स विच आर रिक्वायर्ड एट दैट प्लेस। से सो का मतलब है कि उन चीज़ों की जिन चीज़ों की आवश्यकता है उन चीज़ों को क्लीन करना या चमकाना। एंड द की एक्टिविटीज इन 3S आर क्लीन द वर्क प्लेस, इक्विपमेंट्स, टूल्स एंड सराउंडिंग्स थॉरोली। और 3S की एक्टिविटीज इस प्रकार है: वर्क प्लेस, इक्विपमेंट, टूल्स, सराउंडिंग को थॉरोली क्लीन करना, आइडेंटिफाई एंड एलिमिनेट सोर्सेज ऑफ डर्ट, डस्ट, leaks and spills। dirt, dust, leaks, spills के सोर्स को आइडेंटिफाई करना और उनको एलिमिनेट करना। परफॉर्म क्लीनिंग विद इंस्पेक्शन, दैट मीन्स वाइल क्लीनिंग चेक फॉर एबनॉर्मेलिटीज। क्लीनिंग के दौरान इंस्पेक्शन भी करना, और इंस्पेक्शन करना मतलब एबनॉर्मेलिटीज को ढूंढना या पकड़ना। डिफाइन क्लीनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज, फ्रीक्वेंसी एंड द मेथड्स। क्लीनिंग करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी फ्रीक्वेंसी और उसके मेथड को निर्धारित करना। टैग एंड रिपोर्ट एबनॉर्मलिटीज फाउंड ड्यूरिंग द क्लीनिंग सच एज लीक्स, डैमेजेस, वियर्स एक्सेट्रा। और जो सफाई के दौरान एबनॉर्मलिटीज मिली हैं उनको टैग करना और उनको रिपोर्ट करना। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिकॉर्ड ऑल मेजर एबनॉर्मलिटीज in a format and then monitor, review and act on it। इस बात का ध्यान रखें कि जो भी क्लीनिंग के दौरान मेजर एबनॉर्मलिटीज़ मिलती हैं उनको रिकॉर्ड ज़रूर करें, जिसके लिए आप एक फॉर्मेट को यूज़ कर सकते हैं ताकि आप उस फॉर्मेट में भरी गई चीज़ों को मॉनिटर कर सकें, रिव्यू कर सकें और उन पर एक्शंस ले सकें। सो व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ 3S और 3rd S? तो 3rd S के क्या बेनिफिट या क्या फ़ायदे हैं? फर्स्ट, इट ब्रिंग्स ओनरशिप, दैट मीन्स आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेगुलर क्लीनिंग ऑफ माई एरिया। तो पहली बात तो ये है कि ओनरशिप लाता है। इसका मतलब मैं अपने एरिया की क्लीनिंग के लिए, सफाई के लिए खुद जिम्मेदार हूँ। सेकेंड, इट प्रमोट्स द कल्चर ऑफ क्लीनिंग विद मीनिंग। और सेकेंड फ़ायदा ये है कि ये क्लीनिंग विद मीनिंग के कल्चर को प्रमोट करता है। When I say cleaning with meaning, that means it should expose not needed things on a regular basis so as to take proactive actions
instead of waiting for 1S. It should also expose abnormalities which may result in safety issues and breakdown, which is the purpose of TPM. क्लीनिंग विद मीनिंग का मतलब ये है कि इसको रेगुलर बेसिस पर जो चीज़ नहीं चाहिए उनका पता लगा लेना चाहिए। और पता कब लगा लेना चाहिए? 1S को करने से पहले ही। दूसरा मतलब क्लीनिंग विद मीनिंग का ये है कि ये सेफ्टी इश्यूज और ब्रेकडाउन से रिलेटेड एबनॉर्मलिटीज़ को भी एक्सपोज कर सकता है, जो कि TPM का एक उद्देश्य है। आई एम डिस्प्लेइंग सम इंफॉर्मेशन अबाउट द वाइट ग्लोव टेस्ट विच इज़ अ वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड टू चेक इफेक्टिवनेस ऑफ 3S। मैं एक वाइट ग्लोव टेस्ट के बारे में बता रहा हूँ इस स्लाइड के माध्यम से, जो कि 3S की इफेक्टिवनेस नापने के लिए एक वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड है। I will again suggest that first you should attempt your own benchmark or targets for 2S and 3S or NES of 5S before you try to achieve world-class benchmarks. Such benchmarks are set and achieved after practicing 5S for 20-30 years. मैं एक बार दोबारा से ये कहना चाहूँगा कि वर्ल्ड बेंचमार्क को फॉलो करने से पहले आपको अपने बेंचमार्क या अपने बनाए हुए टारगेट को अचीव करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि ये बेंचमार्क 5S को 20-30 साल प्रैक्टिस करने के बाद अचीव किए गए हैं या बनाए गए हैं। नाउ वी हैव अराइव्ड एट 4th S और 4S, दैट इज साइकेसु और स्टैंडर्डाइजेशन, which is one of the important step to sustain the 5S. अब हम 4th S पर पहुंच गए हैं, जो कि है साइकेसु यानी स्टैंडर्डाइजेशन और मानकीकरण। 5S को बनाए रखने में इस स्टेप का बहुत बड़ा योगदान रहेगा। एंड व्हाट इज द पर्पस ऑफ साइकेसु और द 4th S? एंड द पर्पस इज मेंटेनिंग द गेन्स ऑफ 3S, developing a system to ensure that things are always organized, arranged and clean. That is 1S, 2S and 3S. एक बार साइकेसु का पर्पस भी समझ लेते हैं, और वो ये है कि जो हमने 3S के गेन्स अचीव किए हैं उनको मेंटेन रखें और चीज़ें हमेशा ऑर्गेनाइज्ड रहें, अरेंज्ड रहें और क्लीन रहें, उसका एक सिस्टम तैयार करें। मेन एक्टिविटीज़ ऑफ 4th S आर, 4th S की मेन गतिविधियाँ इस प्रकार हैं। फॉलो स्टैंडर्ड्स, फॉर एग्जाम्पल कलर कोडिंग ऑफ पाइपलाइन फॉर वाटर, एयर, गैस एक्सेट्रा। क्रिएट स्टैंडर्ड्स, SOPs and checklist for 1S, 2S and 3S, including defining the frequency to carry out or revisit the 1S, 2S and 3S. 1S, 2S और 3S के लिए स्टैंडर्ड बनाए जाएं, SOP बनाए जाएं और चेकलिस्ट तैयार की जाए। 1S, 2S और 3S कब कब किया जाएगा उसकी फ्रीक्वेंसी भी 4th S में ही निर्धारित की जाती है। डिफाइन हु विल डू व्हाट, व्हेन एंड हाउ, कौन क्या करेगा, कब करेगा, कैसे करेगा, इसको डिफाइन किया जाए। क्रिएट विजुअल कंट्रोल, विजुअल कंट्रोल लगाए जाएं। एंड डेवलप अ 5S ऑडिट चेकलिस्ट, और 5S ऑडिट चेकलिस्ट को तैयार किया जाए। आई विल डिस्कस अबाउट द 5S ऑडिट चेकलिस्ट इन द लेटर पार्ट ऑफ दिस वीडियो। 5S ऑडिट चेकलिस्ट की चर्चा मैंने इस वीडियो के अगले भाग में की हुई है। दिस इज सम एग्जाम्पल्स ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, ये मानकीकरण के कुछ उदाहरण हैं। स्टैंडर्डाइज्ड डिस्प्ले एट वर्क स्टेशन, स्टैंडर्डाइज्ड फ्लोर मार्किंग इन फैक्ट्रीज, स्टैंडर्डाइज्ड मार्किंग फॉर पार्किंग ऑफ कार्स, बाइक्स, साइकिल्स, स्टैंडर्डाइज्ड बिन्स, ट्रॉलीज in factories, etc. And finally, it's time to discuss the 5th S of 5S system, which is the most difficult among all the S. और अब फाइनली 5th S की बारी आ गई है, जो कि 5S का सबसे डिफिकल्ट S है। एंड द 5th S इज शित्सुके, दैट मीन्स सस्टेन और सेल्फ डिसिप्लिन। और जो 5वां S है
वो है शित्सुके, जिसका मतलब है सस्टेन करना और अनुशासन में रहना। शित्सुके यानी अनुशासन का जो मकसद है वो ये है कि द पर्पस ऑफ शित्सुके दैट इज सस्टेन और सेल्फ डिसिप्लिन इज टू मेक 5S एज अ हैबिट नॉट अ कैंपेन। 5S हमारी आदत का हिस्सा होना चाहिए, ना कि किसी कैंपेन का हिस्सा। टू बिल्ड अ कल्चर वेयर एवरीवन टेक्स ओनरशिप ऑफ 5S। एक ऐसा कल्चर तैयार किया जाए जिसमें सब लोग 5S की ओनरशिप लें। टू बिल्ड अ कल्चर ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन टू फॉलो ऑल प्रीवियस 4S। एक ऐसा कल्चर तैयार किया जाए जिसमें लोगों में अनुशासन आए कि वो पहले वाले 4S का अनुसरण करें। विदाउट शित्सुके 5S विल डेफिनेटली फेल। एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ, बिना शित्सुके के या 5th S के 5S जरूर फेल होगा। द मेन एक्टिविटीज ऑफ शित्सुके और 5th S शुड बी, शित्सुके यानी 5th S की जो मेन गतिविधियां हैं वो इस प्रकार होनी चाहिए। इन्वॉल्वमेंट ऑफ टॉप लीडरशिप इन 5S एक्टिविटीज ऑन रेगुलर बेसिस। जो टॉप मैनेजमेंट या टॉप लीडरशिप है वो भी 5S की गतिविधियों में शामिल हों। TEI दैट इज टोटल एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट एक्टिविटीज फोकसिंग ऑन 5S। ट्रेनिंग रीट्रेनिंग ऑन 5S एंड इट्स इम्पॉर्टेंस। 5S को लेकर ट्रेनिंग हो, रीट्रेनिंग हो और उसकी महत्वता को बताया जाए। कंडक्ट 5S ऑडिट, 5S ऑडिट कंडक्ट किए जाएं एंड रन वेरियस प्रमोशनल एक्टिविटीज ऑन रेगुलर बेसिस। और रेगुलर बेसिस पर प्रमोशनल एक्टिविटीज चलती रहें। लास्टली आई वुड लाइक टू से दैट मेक 5S एज पार्ट ऑफ मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग। लास्ट में मैं एक बात और ज़रूर कहना चाहूँगा कि 5S को मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग का पार्ट बना दिया जाए। Here are some suggested indicators to judge the level of 5th S। मैं कुछ इंडिकेटर्स सजेस्ट कर रहा हूँ जो कि 5th S को जज करने में आपकी मदद करेंगे। एंड दीज इंडिकेटर्स आर, और ये इंडिकेटर इस प्रकार हैं। एम्प्लॉय रिटर्न्स आइटम टू द राइट प्लेस विदाउट रिमाइंडर। लोग चीज़ों को बिना किसी रिमाइंडर के जहाँ उसकी जगह है वहाँ पर रिटर्न करते हैं। Abnormalities are regularly noted and corrected and not ignored। Abnormalities को रेगुलरली नोट किया जाता है और करेक्ट किया जाता है और इनको इग्नोर नहीं किया जाता। नो ऑडिट डे क्लीनिंग, सिर्फ ऑडिट के दिन ही साफ सफाई हो रही है ऐसा नहीं होता है। 1st S to 4th S शेड्यूल्स आर मेड एंड फॉलोड। 1st S से लेके 4th S को करने के शेड्यूल बने होते हैं और वो फॉलो होते हैं। टॉप लीडरशिप इज अवेयर एंड फॉलोइंग 5S एंड इट इज़ एविडेंट। टॉप लीडरशिप 5S के बारे में ज्ञान रखती है और उनको फॉलो भी कर रही है। एंड द टॉप लीडरशिप रिव्यूज 5S इन देयर मैनेजमेंट मीटिंग। और टॉप लीडरशिप 5S को अपनी मैनेजमेंट मीटिंग में रिव्यू करती है। Let me now show you how each S of 5S looks like by 2 slides। अब मैं आपको 2 स्लाइड्स के द्वारा ये शो कर रहा हूँ कि 5S के सभी S किस प्रकार से लगते हैं। दिस इज स्लाइड 1, ये पहली स्लाइड है और ये दूसरी, एंड दिस इज स्लाइड 2। I hope you will also make such slides for your area after implementing 5S. If you are already doing it, very good. Let me clap for you. मुझे उम्मीद है कि जल्दी ही आप 5S को इम्प्लीमेंट करके अपने एरिया के लिए भी इसी प्रकार की स्लाइड्स बनाएंगे। और अगर आप कर ही रहे हैं तो आपके लिए जोरदार तालियां। After understanding 5S in detail, a question can come to our mind, and that is how to implement 5S in our area. What is the right methodology to implement it? 5S को विस्तारपूर्वक समझने के बाद
एक क्वेश्चन हमारे दिमाग में आ सकता है कि 5S को अपने एरिया में कैसे इम्प्लीमेंट करें, इसकी राइट मेथोडोलॉजी क्या है। लेट मी टेल यू, देयर इज नो स्टैंडर्ड अप्रोच फॉर इट। आई एम गिविंग यू वन अप्रोच विच आई जनरली प्रैक्टिस। मैं यहाँ पर एक बात बताना चाहूँगा कि 5S को इम्प्लीमेंट करने की कोई स्टैंडर्ड अप्रोच नहीं है, फिर भी मैं आपको एक अप्रोच दे रहा हूँ जो मैं जनरली प्रैक्टिस करता हूँ। यू कैन कस्टमाइज दिस अप्रोच as per your focus area. For any query, you can contact us on our WhatsApp number. आप इस अप्रोच को अपनी ज़रूरत अनुसार मॉडिफाई कर लीजिए या कर सकते हैं। अगर आपकी कोई भी क्वेरी इस विषय में है तो आप हमसे WhatsApp नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। The first and the most challenging step is to bring टॉप मैनेजमेंट कमिटमेंट। तो पहला और सबसे चैलेंजिंग स्टेप ये है कि आपको टॉप मैनेजमेंट कमिटमेंट चाहिए। विदाउट टॉप मैनेजमेंट कमिटमेंट 5S विल फेल। अगर टॉप मैनेजमेंट का कमिटमेंट 5S के लिए नहीं होगा तो 5S फेल होगा। हाउ टू ब्रिंग द टॉप मैनेजमेंट कमिटमेंट? काइंडली गो थ्रू ऑल द पॉइंट्स ऑफ दिस स्लाइड। टॉप मैनेजमेंट कमिटमेंट को कैसे लाया जाए उसके लिए आप स्लाइड में दिए गए पॉइंट्स को ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा। I would like to say here that the design of reward and recognition scheme is an art. If it is designed wrongly, it can give negative results, even in those areas where 5S is good. For any query related to design of such schemes, you may contact us on our WhatsApp number. एक बात मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि रिवॉर्ड और रिकॉग्निशन स्कीम का डिज़ाइन एक बहुत बड़ी आर्ट है। अगर इन स्कीम्स को गलत डिज़ाइन किया जाएगा तो उसका प्रभाव उल्टा पड़ता है, यानी जहाँ 5S गुड है वो भी बेकार हो सकता है। इन स्कीम्स को कैसे डिज़ाइन किया जाए इस विषय में अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमसे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। स्टेप 2 इज ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस ऑन 5S फ्रॉम टॉप मोस्ट लेवल टू द लोअर मोस्ट लेवल। दूसरा ये है कि टॉप मोस्ट लेवल से लेकर लोअर मोस्ट लेवल के लोगों की 5S पर ट्रेनिंग हो और उनको 5S के लिए अवगत कराया जाए। इन द ट्रेनिंग फोकस शुड ऑल्सो बी टू एक्सप्लेन वाई, नॉट ओनली वॉट। ट्रेनिंग में सिर्फ इस पर फोकस नहीं हो कि क्या करना है, बट इस पर भी फोकस हो कि क्यों करना है। स्टेप 3 इज टू क्रिएट ओनरशिप। तीसरा स्टेप ये है कि ओनरशिप लाई जाए। फॉर इट, डिवाइड द होल ऑर्गेनाइजेशन into zones and assign zone leader। और इसके लिए आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को जोन्स में बांट दीजिए और हर जोन्स का एक जोन लीडर अपॉइंट कर दीजिए। डिस्प्ले जोन मैप एंड रिस्पॉन्सिबल पर्सन फॉर दैट जोन एट की लोकेशन। फिर आप जोन मैप और इससे संबंधित रिस्पॉन्सिबल पर्सन का डिस्प्ले की लोकेशन पर कर दीजिए। Start with key areas first and then apply to other areas and then to the common areas। पहले की एरियाज से शुरुआत कीजिए, फिर अदर एरियाज में इम्प्लीमेंट कीजिए और फिर कॉमन एरियाज में इम्प्लीमेंट कीजिए। Hirano-san emphasized, if everyone is responsible, that means no one is responsible. So the zone map eliminates no man's land. I am displaying 2 examples of zone map. I hope it will be useful. मैं जोन मैप से संबंधित 2 उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मुझे उम्मीद है ये आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होंगे। This is the first example. ये पहला एग्जाम्पल है and this is the second example. और ये दूसरा उदाहरण है। All the examples in this module are for guidance and not to be copied as it is। जितने भी एग्जाम्पल्स मैं इस मॉड्यूल में दे रहा हूँ वो सिर्फ गाइडेंस के लिए हैं, ऐसा नहीं कि उठा के उनको कॉपी कर दीजिए। स्टेप 4 इज फर्स्ट अप्लाई 1S to 4S in a few pilot areas and then expand it to other areas. Other areas can implement 1S till that time. This is only my recommendation. You can take a different approach। तो चौथा स्टेप इस प्रकार है कि आप पहले 1S से 4S की एक्टिविटी को
कुछ पायलट एरिया में कीजिए और बाद में इसको अदर एरियाज में एक्सपेंड कर दीजिए। बाकी एरियाज तब तक 1S कर सकते हैं। ये सिर्फ मेरी रिकमेंडेशन है, बाकी आप चाहें तो एक डिफरेंट अप्रोच ले सकते हैं। काइंडली गो थ्रू ऑल द पॉइंट्स ऑफ दिस स्लाइड। एक बार इस स्लाइड्स के सारे मुख्य बिंदुओं को देख लीजिएगा। आई एम नाउ प्रेजेंटिंग 2 एग्जाम्पल्स ऑफ बिफोर एंड आफ्टर ऑफ पायलट एरिया अप्रोच। मैं आपके सामने पायलट एरिया अप्रोच के 2 एग्जाम्पल्स प्रस्तुत कर रहा हूं। दिस इज एग्जाम्पल 1, ये पहला उदाहरण है, एंड दिस इज एग्जाम्पल 2, और ये दूसरा उदाहरण है। As I said earlier, all the examples of this 5S module are only for guidance and not to be copied as it is. और जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि इस मॉड्यूल में दिए गए सभी एग्जाम्पल्स सिर्फ गाइडेंस के लिए हैं, ना कि कॉपी एंड पेस्ट करने के लिए। स्टेप 5 is rigorous and continuous promotion for 5th S through visual display एंड TEI एक्टिविटीज़। पांचवा स्टेप ये है कि 5th S के लिए विजुअल डिस्प्ले और TEI टोटल एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट एक्टिविटीज़ के द्वारा लगातार 5S का प्रमोशन किया जाए। स्टेप 6 इज सेलेक्ट एंड ट्रेन 5S ऑडिटर्स। छठा स्टेप ये हो सकता है कि आप 5S ऑडिटर्स की पहचान करें और उनको ट्रेन करें। स्टेप 6 कैन बी इनिशिएटेड इवन अर्लियर। इस स्टेप को आप चाहे तो पहले भी ले सकते हैं। एंड द लास्ट स्टेप, दैट इज स्टेप 7, इज कंडक्ट 5S ऑडिट एज पर डिफाइंड ऑडिट चेक शीट एंड ऑडिट प्लान। और लास्ट स्टेप या 7वां स्टेप ये है कि ऑडिट प्लान और ऑडिट चेक शीट के हिसाब से 5S ऑडिट किए जाए। फॉर ट्रेनिंग ऑफ ऑडिटर्स ऑन ISO 9001 और ऑन 5S, यू मे कॉन्टेक्ट अस ऑन आवर व्हाट्सएप नंबर। ISO 9001 और 5S के ऑडिटर्स ट्रेनिंग के बारे में आप हमसे हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आई एम नाउ गोइंग टू डिस्प्ले सैम्पल ऑडिट चेक शीट, one for office of a small size company and another for work area or section of a manufacturing company। मैं अब आपके सामने 2 सैम्पल ऑडिट चेक शीट प्रस्तुत करने जा रहा हूं, जिसमें से एक सैंपल तो ऑफिस एरिया से संबंधित है और दूसरा सैंपल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के किसी वर्क एरिया या सेक्शन से संबंधित है। दिस इज द सैंपल चेक शीट फॉर ऑफिस एंड दिस इज द सैंपल चेक शीट फॉर सेक्शन or work area of a manufacturing company. Let me clarify that there is no standard check sheet for 5S. The sample check sheet which I have shown you were only for guidance. एक बात यहाँ पर जरूर बताना चाहूँगा कि 5S की कोई स्टैंडर्ड चेक शीट नहीं है। जो चेक शीट मैंने आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले की थी वो सिर्फ गाइडेंस के लिए थी। You can customize these check sheets as per your focus area of 5S. आप इन चेक शीट्स को अपने 5S के फोकस एरिया के अनुसार मॉडिफाई कर सकते हैं। आई एम ऑल्सो डिस्प्लेइंग अ सजेस्टेड फॉर्मेट टू नोट, ट्रैक, मॉनिटर ऑडिट फाइंडिंग्स एंड देयर एक्शंस। मैं आपकी स्क्रीन पर एक फॉर्मेट प्रदर्शित कर रहा हूँ जिसमें आप ऑडिट की फाइंडिंग्स को नोट कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं और उनके एक्शंस को रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगेन, देयर इज नो स्टैंडर्ड फॉर्मेट exist for it. You can customize it as per your focus area. इस प्रकार का भी कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट एग्जिस्ट नहीं करता है और आप इस फॉर्मेट को भी अपने फोकस एरिया के हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। फाइनली, आई होप यू विल एग्री विद मी ऑन फॉलोइंग पॉइंट्स। तो अंत में मुझे उम्मीद है कि अब आप मुझसे फॉलोइंग पॉइंट्स पर एग्री होंगे। The first point, 5S is not just housekeeping or cleaning, but a powerful work management tool which supports Lean, TPM and safety. 5S सिर्फ एक हाउसकीपिंग नहीं है, बल्कि वर्कप्लेस मैनेजमेंट का शक्तिशाली टूल है जो कि लीन, TPM
और सेफ्टी को सपोर्ट करता है। 5S is not only for industry but applicable and useful at all places. 5S सिर्फ इंडस्ट्री के लिए नहीं है बल्कि ये सभी जगह के लिए एप्लीकेबल है। 6S that is safety or 7th S that is spirit or any other S should not be added to the original Japanese framework of 5S because they are either outcome of 5S or part of 5S. For example, safety is an outcome of 5S and spirit is the part of 5S. 6S यानी safety और 7S यानी spirit और कोई और S को ओरिजिनल जापानीज फ्रेमवर्क जो 5S का है उसमें ऐड नहीं करना चाहिए, क्योंकि या तो वो 5S का आउटकम है या वो 5S का पार्ट है। जैसे कि सेफ्टी 5S का आउटकम है और स्पिरिट 5S का पार्ट है। एडिंग एक्स्ट्रा S to 5S indicates that 5S is either not properly understood or not effectively implemented. अगर हम 5S में कुछ अलग से S ऐड कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है या तो हमें 5S ठीक से समझ में नहीं आया या हमने 5S को ठीक तरह से इम्प्लीमेंट नहीं किया। See you very soon with our next module. जल्दी ही आपसे अगले मॉड्यूल में मुलाकात होगी। But don't leave and watch till end to know about how you can obtain Six Sigma or Lean Six Sigma black belt, green belt or yellow belt certificate through us. This information is being given at the end of this video. अभी जाइएगा नहीं, इस वीडियो को ये जानने के लिए अंत तक देखिए कि आप हमसे सिक्स सिग्मा या लीन सिक्स सिग्मा का ब्लैक बेल्ट, येलो बेल्ट या ग्रीन बेल्ट का सर्टिफिकेट कैसे प्राप्त कर सकते हैं। इसकी संक्षिप्त जानकारी मैंने इस वीडियो के अंत में दी हुई है। लेट मी क्विकली टेल अबाउट माई सेल्फ। जल्दी से अपने बारे में बता दूं। आई एम पंकज अग्रवाल। आई एम अ कॉर्पोरेट ट्रेनर, मोटिवेटर, चेंज मैनेजमेंट कंसल्टेंट, एडवाइजर एंड लाइफ कोच। आई एम ऑल्सो अ ट्रेनर ऑन सिक्स सिग्मा ब्लैक बेल्ट एंड सिक्स सिग्मा मास्टर ब्लैक बेल्ट। द नेम ऑफ माई कंपनी इज सिंपली ध्रुव. Simply Dhruv was started in year 2003 by me and my wife Madhusmita Aggarwal, where simply means to make things simple and Dhruv is the name of my son. I have also written a book on problem solving which I have not published for market yet. You can visit us on our website www.simplydhruv.in. If you have any query, you can drop your query in the comment box of this video or you can message me that query on my WhatsApp number. अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप इस वीडियो के मैसेज बॉक्स में उसको ड्रॉप कर सकते हैं या उस क्वेरी को आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। इफ यू डोंट वांट टू मिस द इंफॉर्मेशन अबाउट द नेक्स्ट मॉड्यूल, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो नाउ। अगर आप अगले मॉड्यूल की इंफॉर्मेशन समय से चाहते हैं तो इस वीडियो को तुरंत ही लाइक और सब्सक्राइब कर दें। आई हैव ऑल्सो मेड वेरी यूजफुल एंड पावरफुल वीडियो ऑन बिहेवियरल सब्जेक्ट। मैंने बिहेवियरल और मोटिवेशनल सब्जेक्ट पर भी बहुत पावरफुल वीडियो बनाए हैं। आई होप you would have liked this video and this video was very useful to you. मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा और ये आपके बहुत काम का होगा। If you wish to watch my previous videos and upcoming videos, please don't forget to like and subscribe this video. अगर आप मेरे बनाए हुए वीडियो देखना चाहते हैं और भविष्य में आने वाले वीडियो की समय पर जानकारी चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। Thank you very much. See you soon. फिर मिलेंगे।